हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और लेंस निर्माता का सूत्र, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन ने सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्रिज्म तथा प्रिज्म से अपवर्तन। तो इसके अंदर बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12वीं जो अपने पास फिजिक्स का जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रिज्म से जो है अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, या अपने पास अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, या फिर हो सकता है अपने पास विचलन कोण का सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न जो है अपने पास पूछा जा चुका है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अपना प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म वह आकृति है जो संगामी माध्यम के अपवर्तक सतहों से किसी कोण पर झुके हों। दो अपवर्तक, यहाँ पर के दो अपवर्तक सतहों से किसी कोण पर झुके हों तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का चित्र यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक पृष्ठ जो है ए बी, अपने पास ये वाला पृष्ठ जो है, यहाँ से ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, एक पृष्ठ। दूसरा जो पृष्ठ होगा यहाँ से ए सी, ये जो दो पृष्ठ होंगे उन्हें अपने पास जो है अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और बी से सी जो अपना आधार पृष्ठ होगा, यहाँ पर ये नीचे बी से सी जो है अपना आधार पृष्ठ है। इस स्थिति के अंदर तीन अपने पास पृष्ठ हो जाते हैं। ए बी जो है अपना, ए बी और ए सी जो है अपवर्तक पृष्ठ हैं, और बी सी जो है आधार पृष्ठ है। और इसके अंदर जो बनने वाला कोण है, इसको मैं लिखता हूँ कोण, यहाँ से ए लिखा हुआ है, इसको अपन लिख सकते हैं कोण बी ए सी, जो है अपना क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। ये जो है अपना प्रिज्म कोण है। यहाँ पर मेरे पास एक प्रिज्म है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है प्रिज्म, इसके अंदर जो सतह बनी हुई है, ये अपने वाली जो सतह है ये जो है अपना ए बी है, और ये जो सतह होगी वो अपने पास ए सी होगी। और ये जो है नीचे वाली सतह, ये वाली, ये जो है अपने पास आधार सतह होगी। प्रिज्म कुछ इस तरह से अपने पास है। ये अपने पास अपवर्तक सतह ए बी हो गई, ये हो जाएगी ए सी, और ये जो सतह है अपनी वो आधार सतह हो जाएगी बी से सी। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला, ये जो कोण है वो अपने पास होगा प्रिज्म कोण, जिसको अपन बोलेंगे ए। और ये समबाहु त्रिभुज वाला है, यानी इसके तीनों कोण जो है अपने पास समान है। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। और कुछ अन्य प्रिज्म भी होते हैं, समकोण प्रिज्म भी होते हैं। और अगर बात की जाए प्रिज्म किसका बना होता है, तो प्रिज्म जो है कांच या प्लास्टिक का बना हो सकता है। ये जो अपन ने बात कर रहे थे प्रिज्म अपना टॉपिक की बात हो गई। अब जो बात करते हैं अपन प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन की अगर बात की जाए तो यहां पर देखेंगे कि उसके अंदर अपवर्तन कैसे होगा, अपन को यहां पर पढ़ना है। उससे पहले सबसे पहले मैं यहां पर एक प्रिज्म बनाता हूं। एक प्रिज्म जो है अपने पास मैंने यहां पर बना दिया। ये मान लिया अपने पास प्रिज्म है ए बी और सी। यहां से अपने पास सबसे पहले दो लंब खींचेंगे, एक सतह ए बी पर, अपवर्तक जो पृष्ठ है ए बी पर, और दूसरा खींचेंगे अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर। ये दो मैंने लंब खींचे हैं। पहला जो है अपने पास N1O कर देता हूं, और दूसरा हो जाएगा N2O। यानी यहां से अपने पास जो है मैंने दो अपवर्तक पृष्ठ पर लंब खींच दिए, N1O और N2O। तो N1O लंब है पृष्ठ ए बी पर, उसी प्रकार से N2O लंब है पृष्ठ ए सी पर। अब जो है एक प्रकाश की किरण जो है अपने पास यहां से
के एल प्रकाश की किरण जो है इधर जो है विरल माध्यम है, कांच वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम हो जाएगा क्योंकि इधर वायु है और ये कांच है, सघन माध्यम, और इधर वापस आएगा विरल माध्यम। तो एक प्रकाश की किरण के एल सतह ए बी पर आपतित हो रही है, जो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अपने पास जो है अपवर्तन के कारण वास्तव में इसका पथ जो है कुछ इस प्रकार से सीधा, ये प्रकाश की किरण जो है सीधी गमन करनी चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के कारण जो है अपने पास ये अभिलंब की ओर क्या जाती है, मुड़ जाती है और कुछ इस पथ में अपवर्तित हो जाती है। यानी यह किरण जो है अपनी के एल आपतित किरण होगी और ये जो है अपना ये जो किरण होगी वो अपनी अपवर्तित किरण होगी। यहां से इसी प्रकाश किरण को देखते हैं के एल, इसका नाम रखते हैं एम, एल एम हो गया। एल एम जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो इसका पथ जो है सीधा इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से क्या जाती है, दूर हट जाती है। तो जो है इसका विचलन जो है कुछ इस तरह से हो जाता है और यहाँ से ये अपवर्तित हो जाती है। इसका नाम रखते हैं एम एन। ये जो किरण होगी इसको बोलेंगे अपन निर्गत किरण। यहां पर इसी निर्गत किरण को मैं डैश डैश से आगे बढ़ा देता हूं। ये निर्गत किरण हो गई और ये जो अपनी किरण आ रही है इसका नाम रख देते हैं Q, इसको लिखता हूं P। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा उसको अपन बोलेंगे डेल, जिसका होगा विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, तो अगर अपन बात करें विचलन कोण की तो यहां से लिख सकते हैं विचलन कोण। विचलन कोण की बात करें तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। और यहां पर देखें तो ये जो कोण होगा इसको अपन मान लेते हैं I1, ये जो है अपना आपतन कोण हो जाएगा। और यहां से जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी इसको मैं मान लेता हूं कोण R1। यहां से ये जो कोण है अपना ये हो जाएगा अपना R1 यहां से, और इसी प्रकार से जो है अपने पास यहां से ये जो कोण है उसको मान लेता हूं मैं R2। और यहां पर जो निर्गत कोण है उसको अपन E भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं I2 यहां पर। तो देखें I1 ये अपने पास आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये इस तरह से आपतन होगा और ये निर्गत कोण हो जाएगा। तो देखेंगे यहां पर ये जो कोण है, ये जो कोण I1 है इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस पूरे कोण के बराबर होगा तो अपन यहां से लिख सकते हैं ये I1 के बराबर होगा पूरा कोण। तो इसमें से यह कोण अपन को चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस कोण को अपन लिखेंगे, इसको बाहर लिख देता हूं I1 माइनस R1, क्योंकि I1 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो ये कोण मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये पूरा कोण जो है I2 के बराबर होगा और ये कोण अपन को चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहां से I2 माइनस R2। ये जो है अपने पास कोण सारे जो अपन ने लिख दिए, कोण जो है O होगा। अब जो अपना डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे प्रिज्म जो अपना अपवर्तन है उसमें अपन को सूत्र ज्ञात करना है, प्रिज्म सूत्र। तो प्रिज्म सूत्र के लिए सबसे पहले देखेंगे जो त्रिभुज अपने पास यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वो त्रिभुज ले रहा हूँ। यहाँ से त्रिभुज जो है आपको अलग से बता देता हूँ। ये त्रिभुज कुछ अपना ये बन रहा है जिसका नाम है Q, L और M।
ये जो कोण आ रहा है वो डेल आ रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ डेल विचलन कोण है, और यहाँ पर ये जो कोण आ रहा है इसको अपन ने लिखा I1 माइनस R1 और इसको लिखा I2 माइनस R2। ये जो अपने पास कोण लिख रखे हैं इस त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज QLM में अगर देखा जाए तो अपने पास जो है यह त्रिभुज का जो है डेल जो है वो क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य जो कोण होगा वो अंतर दो विपरीत जो अंतर दो कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से अपन डेल बराबर लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, और इसको लिखेंगे I1 I2 साथ में लिखता हूं I1 प्लस I2, और इन दोनों माइनस जो है कॉमन लेके मैं लिखता हूं R1 प्लस R2। तो यहां से अपन ने जो है पहला समीकरण अपन ने ज्ञात किया है डेल का, और दूसरा जो समीकरण है यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज तो अपन ने ये लिया था, अब दूसरा त्रिभुज जो है आपको दिख रहा है यहां पर ये नीचे इस तरह से L M और O, यहां पर L M O ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको यहां पर मैं प्रदर्शित कर देता हूं त्रिभुज को साइड में। L M O त्रिभुज L O M में अगर यहां पर देखा जाए तो ये कोण जो है अपना R1 है, ये कोण जो है R2 है, और ये कोण जो है अपना O हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखता हूं त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो तीनों अंतःकोणों का योग मैं लिख सकता हूं यहां से R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर अपने पास जो है 180 डिग्री होगा। ये समीकरण डाल दिया मैंने 2। अब जो है अपने पास एक चतुर्भुज दिख रहा है, यहां से कुछ ये अपने पास जो है आकृति दिख रही है इस तरह से, इसके अंदर ये आकृति दिख रही है आपको, इसका नाम मैं रख देता हूं यहां से जो अपने पास लिखा हुआ है ALOM। अगर इसके अंदर देखें ALOM ये जो दिख रहा है चतुर्भुज, उसके अंदर आमने सामने कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, यानी कोण A और कोण O जो है उन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं चतुर्भुज यहां पर जो आ रहा है ALOM में कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब लिखता हूं समीकरण 2 व 3 से। देखेंगे समीकरण 2 और 3 से अपने पास क्या होगा कि अपने पास जो है समीकरण जो है 2 और 3 180 डिग्री 180 डिग्री आ रहा है दोनों में, तो दोनों समान होंगी। तो अपने पास यहां से मैं लिख सकता हूं कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण O बराबर यहां से हो जाएगा कोण A प्लस कोण O। ये कोण O से कोण O जो है अपना कैंसिल हो जाएगा एंगल। तो अपने पास R1 प्लस R2 इंप्लाइज बचा है R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा कोण A, यानी R1 प्लस R2 का जो मान आ रहा है वो अपने पास किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। इसका जो मान है अपने पास, इसको समीकरण डाल देते हैं अपन 4। समीकरण 1 और 4 से देखें, यहां पर देखेंगे डेल बराबर जो अपने पास आ रहा है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये R1 प्लस जो R2 आ रहा है यहां पर, इस R1 प्लस R2 के अंदर जो अपना वैल्यू है उसको अपन A पुट कर सकते हैं। तो समीकरण में लिखता हूं समीकरण 1 व 4 से, 1 और 4 से लिखेंगे तो डेल बराबर जो अपना सूत्र है, डेल बराबर हो जाएगा यहां से I1 प्लस I2 माइनस ये R1 प्लस R2 आ रहा है, तो अपने पास R1 प्लस R2 की जगह मान क्या रखते हैं अपन, A, तो माइनस आ जाएगा A। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 5। अब जो है अपन यहां पर देखते हैं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति के अंदर, यहां पर ध्यान देंगे जब प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो आपको यहां पर ये समझ में आएगा
कि अपने पास न्यूनतम विचलन कोण की जब स्थिति होती है तो उस स्थिति के अंदर कुछ इस तरह का जो है ग्राफ बनता है। यह आपतन कोण है जिसको बोलेंगे अपन आई, और यह आएगा विचलन कोण जिसको बोलेंगे डेल। तो इसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है और इस स्थिति के अंदर ये न्यूनतम विचलन यानी डेल एम हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर देखा जाए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति के अंदर न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, अर्थात ये जो कोण अपने पास आ रहा है विचलन कोण, ये देख रहे हैं आप, यानी प्रकाश किरण यहां से इस तरह से जानी चाहिए थी और यहां से ये क्या हो गई, विचलित हो गई, तो ये विचलन हो गया इसका। तो कम से कम विचलन जो है वो कितना होगा उस स्थिति के अंदर अपने पास जो है I1 बराबर जो है I2 हो जाता है, जिसको मैं मान लेता हूं कितना I, और इसी स्थिति के अंदर R1 बराबर जो है R2 बराबर हो जाएगा R, और डेल बराबर हो जाएगा डेल M। देखिए इस स्थिति के अंदर क्या हो गया कि ये जो कोण है यानी आपतन कोण और निर्गत कोण, ये I1 जो है आपतन कोण हो जाएगा और I2 जो है निर्गत कोण, इन दोनों के मान जो है अपने पास क्या हो जाएंगे, समान होंगे। और यहाँ से R1 और R2 वो दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, और डेल का जो मान है वो न्यूनतम होगा, तो उसको लिख दिया अपन ने डेल M। तो अपने पास जो है सबसे पहले देखेंगे यहाँ से समीकरण जो अपना आ रहा था यहाँ पर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, जो इक्वेशन अपन ने 4 लिया है उससे लेके समीकरण, इसको मैं डाल देता हूँ अपने पास समीकरण 6, इसको लिखता हूँ 7, इसको लिखता हूँ 8। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण 6, 7 व 4 व 7 से। देखो चौथी इक्वेशन जो है अपने पास यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर ए आ रहा है, और R1 प्लस R2 बराबर ए आ रहा है, और सातवें में आ रहा है R1 बराबर R2 बराबर क्या लिख दिया अपने पास R। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं R प्लस R इसको, तो मैं लिख सकता हूँ R प्लस R इज इक्वल टू ए, तो 2R इज इक्वल टू हो जाएगा A, तो R इज इक्वल टू इम्प्लाइज R इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A/2। तो ये समीकरण नंबर जो है अपना 9 हो जाएगा। अब जो है अपने पास डेल बराबर अपने पास सूत्र आ रहा था समीकरण नंबर 5 से, देखेंगे I1 प्लस I2 माइनस ए बराबर जो है 5 आ रहा है, पांचवी इक्वेशन है जो अपनी। तो यहाँ से डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 और 8, समीकरण मैं लिखता हूँ समीकरण 5, 6 तथा 8 से। तो इसको देखा जाए तो I1 प्लस I2 यानी I प्लस I हो जाएगा, डेल बराबर जो है यहाँ से हो जाएगा I प्लस I और माइनस ए, और डेल बराबर जो है अपना कितना हो जाएगा डेल M। देखो समीकरण 6 से तो अपन इसमें रखा I प्लस I हो जाएगा, और यहाँ से डेल बराबर कितना हो जाएगा 8 से समीकरण डेल M, तो इसको मैं लिखता हूँ डेल M। अब जो है यहाँ से डेल M बराबर 2I माइनस ए, इस स्थिति के अंदर ए को इधर ट्रांसफर करेंगे टू डेल M प्लस ए इज इक्वल टू कितना आएगा 2I, और I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डेल M प्लस A/2। देखिए इस पूरे डेरिवेशन के अंदर अपन ने जो है दो मान ज्ञात किए हैं, एक तो R मान ज्ञात किया है और एक I मान ज्ञात किया है। ऐसा क्यों ज्ञात किया है, तो एक बात बता देता हूँ को अपन को जो है अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है, तो इसमें से जो अपवर्तन है इसलिए अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है, और अपवर्तन का जो नियम होता है वो स्नेल का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, म्यू बराबर जो है साइन I अपॉन साइन R होता है। तो अपन ने दो मान निकाल लिए हैं, समीकरण 9 में अपना R आ रहा है और समीकरण 10 में जो है अपना I आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम की बात करें तो स्नेल के नियम से म्यू बराबर जो है साइन I अपॉन साइन क्या होता है R होता है, और म्यू बराबर साइन I का
आई की जगह अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, डेल एम प्लस ए बाय 2 अपॉन यहाँ से साइन आर, आर का वैल्यू कितना है ए बाय 2। ये जो है अपने पास अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात हो गया। अपवर्तनांक का सूत्र अपन ने ज्ञात कर लिया और इसी के अंदर जो है अपने पास अगर विचलन कोण ज्ञात करना है तो विचलन कोण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो विचलन कोण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे म्यू बराबर जो अपना सूत्र आ रहा था अभी सॉल्व करने पर, म्यू इज इक्वल टू जो अपना सूत्र था मैं यहाँ पर रखता हूँ, म्यू इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये जो है अपवर्तनांक का सूत्र अपन ने ज्ञात किया है। इसी के अंदर यदि मैं मान लेता हूं यदि कोण अल्प है तो, कोण अल्प है तो मैं पिछली क्लासों के अंदर बता चुका हूं, तो साइन दोनों से हट जाएगा अपना, तो डेल एम प्लस ए बाय 2 अपॉन ए बाय 2 से 2 अपना जो है कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से डेल एम प्लस ए बाय ए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, म्यू इंटू ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एम, और यहाँ से डेल एम इज इक्वल टू इन दोनों में जो है अपने पास ए कॉमन ले लेते हैं तो म्यू माइनस 1। तो डेल एम जो है न्यूनतम विचलन कोण जो है वो म्यू बराबर अपने पास आ रहा है ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहां पर देखा जाए ये न्यूनतम विचलन कोण है। तो न्यूनतम विचलन कोण किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो ए जो है क्या है अपना प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है, साथ साथ म्यू क्या है अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। अर्थात जो है इस नेक्स्ट क्लास के बाद पढ़ेंगे अपन वर्ण विक्षेपण की घटना, तो अलग अलग कलर के लिए जो है अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो है अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है, जिसके कारण जो विचलन कोण होगा वो भी जो है अलग अलग कलर का होगा। तो वर्ण विक्षेपण की घटना के अंदर पढ़ेंगे अपन इसके बाद कि जो कलर जो है 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजारी जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो 7 कलर जो अपन को अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यही है कि अपने उसका 7 जो रंग होते हैं विबग्योर, उन 7 रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है अलग अलग होता है और अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य अलग होता है, तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, और अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो उनका विचलन कोण भी जो है वो अलग अलग होगा। थैंक यू। आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।